नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी की। और इस वीडियो में हम लोग जो पहली पाली का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर, उसकी सीडीपी और मैथ की उत्तर कुंजी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरे पास है सीरीज के, और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु इसका जो सही आंसर है चौथा हो जाएगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। नंबर 2 देख लीजिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तीसरा जो है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना नहीं बनानी चाहिए। चौथा नंबर है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका है चौथा ऑप्शन, अपसारी चिंतन। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका भी आंसर चौथा हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। और नंबर 6, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो चौथा हो जाएगा, त्रुटियों की समझ अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 7 नंबर देखेंगे, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो भी चौथा हो जाएगा कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर के। 8वां है, शर्मिंदगी। आगे क्या भरना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका भी सही आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है 9 नंबर है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। 10वां नंबर देख लीजिए, अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो ये योग्यता सुधार्य है। तीसरा, किसी भी प्रकार की जो योग्यता होती है वो सुधारी जा सकती है। और नंबर 11वां है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नंबर 2, अन्वेषण और संवाद से बढ़ोतरी में सहायक होती है। और नंबर 12 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। नंबर 30, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। इसका नंबर 3 हो जाएगा। और 13वां है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी नहीं है। तो इसका जो आंसर है नंबर 1, संतुलित योजना और कोई भय नहीं। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 14वां, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 2 हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। और नंबर 15वां है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा, स्वनियमन। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा नंबर, स्वनियमन। 16 नंबर है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। फिर इसके बाद में जो 16 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब देखते हैं 17 नंबर है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे से, जैसे क्या, क्यों और कैसे। जो इसका सही आंसर है वो ये है कि अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। 18वां क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। इसका जो सही आंसर है 3 नंबर हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। 19 नंबर है कि एक प्रगतिशील कक्षा में। इसका जो सही आंसर है पहला वाला हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाने चाहिए। और 19 के बाद में जो अगला क्वेश्चन है आएगा 20 नंबर, और 20 में लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं। इसका सही आंसर है प्रथागत, नंबर 4। और 21वां जो क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा सही हो जाएगा, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। और इसके बाद में बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, इस पर जोर देता है। 23वां है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा, विचार और सोच में केंद्रीकरण। और 24वां जो क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो पहला वाला कथन है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये कथन को सही माना गया है। और 25वां है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस, फिर डैश है, फिर के महत्व को जोर देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सांस्कृतिक उपकरणों।
26वां है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो इसके 26वां का जो सही आंसर है वो नंबर 2 है स्कीमा या मनोबंध। 26 के बाद में जो अगला आंसर है वो आ जाइए 27 नंबर। 27 एक समावेशी जो कक्षा होती है वो किस पर जोर देती है? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करती है। 28वां है दिव्यांगजन अधिकार वाला, इसका ए नंबर बिल्कुल सही है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। और 29वां है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो पहले होता है सांवेदिक, फिर होता है मूर्त, फिर होता है अमूर्त। 30वां है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो ये हो गए सीडीपी के 3 क्वेश्चन। तो सीडीपी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आई थी जिस तरीके से हमने देखा, और चूंकि जिस तरीके की गणित आई थी, जिस तरीके की संस्कृत आई थी, जिस तरीके की ईवीएस आई थी, उसकी तुलना करें तो ईवी जो आपका बाल मनोविज्ञान है वो थोड़ा सा आसान था। और अब देखते हैं हम लोग गणित को। तो गणित का जो भाग है उसमें भी काफ़ी पेडागॉजी पूछी गई है, हालांकि सीटेट में हमेशा से पूछी जाती है। और अगला जो क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो 2 जो टिक लगा हुआ है बिल्कुल सही है। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, इसकी जो संभावना है वो न्यूनतम है, तो इसका नंबर जो 2 नंबर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। यह वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो वो स्तर 2 संबंध इस चरण पर है। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है 33 नंबर। 33 नंबर में है कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा संवरक गुण, ये नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है, चौथा नंबर इसमें सही हो जाएगा। फिर है किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 35 नंबर देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 नंबर, ए और बी दोनों सही है। और इसके बाद में है अगला आपका 36 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये बिल्कुल सही आंसर है नंबर 3। 37 नंबर देख लेते हैं, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये पहला वाला जो कथन है वही सत्य नहीं है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है। 38 आ जाइए, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में 3 डायमेंशनल यानी त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो ये जो पहला है चौपड़ आकृतियों की पहचान। 39 नंबर देखते हैं, बच्चों को भिन्न की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो ये है क्रिजिनेयर की जो छड़ें होती हैं उनसे विद्यार्थी जो भिन्न है वो अच्छे से समझ सकते हैं। 40 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूं, इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। हालांकि इसमें ये उत्तर भी हो सकता है, 2 या 3 में से कोई सही उत्तर हो सकता है। और 41वां है शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन जो है वो किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 42 नंबर है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा है, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। फिर है 43वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए, जो इसमें टिक लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि अभी तक तो जो मैथमेटिक्स की पेडागॉजी थी वो पूछी गई है। 44 से गणित शुरू होती है, फिर भी बीच बीच में इसमें भी पेडागॉजी और भी पूछी गई है। यहाँ पर पूछा गया कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? सीधी सी बात है कि यहाँ पर लिखा है कि एक विभाजन में प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, तो यहाँ पर 2 10 2 पंचे 10 और यदि शेषफल 5 तो शेषफल 5 बचता है तो संख्या कितनी होगी? शेष संख्या होगी 25। देखिए 10 दूना 20, यहाँ पर 20 रखेंगे बचेगा 5, तो संख्या बनती है आपकी 25। तो ये संख्या हो जाएगी 25।
आसान था। और 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, इसको मैं आपको लगा के भी बता देता हूँ कि इसमें n मानते हैं। सिंपल सा नियम होता है, n एक संख्या, फिर n+1, फिर n+2, n+3, n+4, इस तरीके से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर ये शायद ये लगा भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने n माना है, n+1, n+2, n+3, इस तरीके की 5 संख्याएं हो गई और बराबर इन्होंने कहा कि इन संख्याओं का योग है 20। इस तरीके से जोड़ेंगे तो 5n+10 बराबर 20, 10 इधर चला जाएगा, 10 बचेगा, n बराबर 5 दूना 10, तो 2 आ जाएगा। और तो n आ गया 2, फिर n+1 3, फिर n+2 4। और इन्होंने पूछा प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो ये आपके 3 2 5 4 9, इसका सही आंसर आपका आ जाएगा 9। इसी तरीके से गणित का एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक वर्ग के रूप में तार 144 का क्षेत्रफल है, एक वर्ग है, तो यानी कि 44 है तो 12 × 12 का स्क्वायर करेंगे, इसको 44 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वर्ग की एक भुजा आपकी 12 है। और इन्होंने कहा कि इसी तार से, यानी कि 12 चौको 48, इसका जो परिमाप आया 48, चारों भुजाओं का योग 48, तो जो तार की लंबाई हुई वो 48 मीटर हुई। इसने कहा इसी तार को एक आयत के रूप में बना देते हैं। ये बन गया आयत जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो 16 ये, तो 16 ये भी होगी, 16 दूना 32, 48 इन्होंने कहा तो 8 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, तो 8 दूना 16, तो 16 8, तो 16 का गुणा 8 में करेंगे, 16 गुणे 8 करेंगे तो आपका जो एरिया है 16 8 128 आपका आ गया। इसी तरीके से एक और पूछा गया है, ये भी आसान सा क्वेश्चन आया, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे छोटी भिन्न है। तो ये तो जानते सभी लोग इस तरीके से कर लेते हैं कि 5 चौको 20, 36 का 18, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और इसी तरीके से जब घटाएंगे तो आपका जो है बड़ी और सबसे बड़ी दो जो संख्याएं हैं वो ये हो जाएंगी। उसके बाद में गणित का जो अगला सवाल है उसको भी देख लेते हैं कि वो ये है। अस्मिता अपने विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, हुई अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। तो और गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है। तो आसान था ये बिल्कुल, और इसको भी लोगों ने सबने कर लिया। 8:05 चूँकि वो लेट पहुंचा था और गोष्ठी शुरू हो चुकी थी, 8:45 पर वो पहुंचा था। और इसी तरीके से जो अगला है कि 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो 1 सेंटीमीटर के अगर टाइल्स हैं तो उनको बहुत सारे चीज़ों में व्यवस्थित किया जा सकता है। वैसे ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर जो है 5 या 6 भी हो सकता है। और विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ऐसे ऐसे पंक्ति में खड़े हैं, और दोनों सिरों का रुई का स्थान जो 19वां है, इधर से गिनेंगे तब भी 19वां है, इधर से गिनेंगे तब भी 19वां है। इसमें सिंपल सा फार्मूला होता है, 19 दूना 38 में एक कम कर दिया जाता है, 37 आ जाता है। तो चूंकि जब हम किसी को काउंट करते हैं ऐसे करके, तो यहाँ से 19 हमने जोड़ लिया, यहाँ से 18 छात्र और होंगे तो यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पे से भी 19 आ जाएगा, तो एक छात्र कम होगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो 37 इसका सही आंसर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, और यानी 50 से वो संख्या ज़्यादा है, और यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योगफल 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो ये तो बहुत ही आसान था। तो लिखा कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना, तो 3 से दुगना 6, केवल यही एक बैठता है और कोई दूसरा बैठता भी नहीं है। और अब ये जोड़ने का आया सिंपल सा सवाल है कि ये इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, सीधे जोड़ना है। 100.50 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से रेलगाड़ी पटना से 30 मई को चली और 23:40 यानी कि 11:40 पर चलती है, और मुंबई 1 जून को पहुँचती है, 5:15 पर पहुँच जाती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा में कुल कितना समय लगा। सिंपल सी बात है कि आधे घंटे इधर जोड़ लीजिए, 24 घंटे वो हो गए आपकी, 24 घंटे ये हो गए, और उसके बाद में आपका 20 मिनट ये जोड़ लेंगे आप, और 5 घंटे और जोड़ दीजिए, 24 5 29, और 29 घंटे आपके ये हो गए, और 29 घंटे ये हो गए, 15 घंटे ये हो गए, और 20 घंटे इधर से 12 में 20 मिनट वो जोड़ दीजिए, तो आपके 35 मिनट हो गए। और यानी कि 29 घंटे और 35 मिनट आपका जो चौथा विकल्प है ये सही हो जाएगा। 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और इसमें जो हो जाएगा ये तुम्हारा 87,649। अगला सवाल है ये, इसका जो आंसर हो जाएगा ये, इसमें भी क्या, इसको जोड़ देना, इसको घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 7,071 आ जाएगा। 16 लीटर की धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में
समस्त मग को 50 बार में खाली करना है, तो 16 लीटर को पहले ml में बदल लीजिए। तो 16,000 ml में भाग दे दीजिए 50 का, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 320। और इसके बाद में अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक टैक्सी का पहले 2 किलोमीटर का जो यात्रा है 50 रुपये भाड़ा लगता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक का चलने के लिए 258 का किराया दिया। तो सबसे पहले तो आप 50 रुपये कम कर दीजिए, इसमें से 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर भी अलग कर दीजिए, आपका बच जाएगा कितना 208। 208 में आप 16 का भाग दे देंगे। 16 का भाग जब 208 में देंगे तो 16 दाम में 160, 16 16 16 2 32, 16 3 48, 3 किलोमीटर वो हो गए, यानी कि 13 बार जाएगा। और 2 किलोमीटर को 50 रुपये अलग से दिया गया है, तो 2 किलोमीटर वो भी जोड़ दीजिए, तो आपका 15 किलोमीटर इसका जो आंसर है पहला वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में इसी तरीके से ये आया है निम्नलिखित तालिका मारिया। तो इसका तो सही जो आंसर है वो यही है कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। जब आप इनको जोड़ेंगे ना तो दोनों का जो योग है वही सही आ रहा है। इनकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट का जो पूरा नंबर है वो भी 390 और ये भी 390 आएगा। आप मिला करके देख लीजिए, यही बात एक सत्य, बाकी सभी असत्य। वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र शेयर कर सकते हैं वो लोग शेयर भी कर दिया करें। और अगला आ गया, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल जो टिक लगा बिल्कुल सही है। जिनकी पुस्तिका है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। और नंबर 60 पे आ जाइए। 60वां का जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ सीधा सीधा कि इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है कि ए और बी और सी सिरे बंद वाले प्रश्न है, डी मुक्त वाले प्रश्न। तो ये हो गया आज का सीडीपी का और गणित का जो है उत्तर कुंजी। और बहुत जल्द मैं जो शेष भाग है उसकी उत्तर कुंजी जारी कर दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।